हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैंने पहले ही आपको बताया कि महत्वपूर्ण टॉपिक जो मौर्य वंश और कहा जाए मौर्योत्तर वंश, गुप्त वंश और गुप्तर वंश, ये टॉपिक ऐसे है जहाँ से चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो या वनडे एग्जाम, बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से गलत होने की संभावना भी रहती है। कहा जाए कि अगर देखा जाए एंशियंट हिस्ट्री में तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन बौद्ध और इसके बाद मौर्य वंश और गुप्त वंश, अगर ये अच्छे से पढ़ लिया जाता है तो लगभग एंशियंट हिस्ट्री काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत भी, वहाँ भी हमें बताना है, चूंकि दक्षिण भारत से अब हम देख रहे हैं कि आईएएस पीसीएस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले तो हम लोग चर्चा करते हैं कि मौर्य वंश एक क्लास हम लोग ले चुके हैं और आज पुनः फिर हम लोग उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखा जाए कि मौर्य वंश का इतिहास आपको पहले हमने बताया है कि मौर्य वंश जो है, वास्तव में मौर्य वंश इतिहास में एक बड़े भूभाग पर अगर देखा जाए शासन करने वाला कोई राजा था तो कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। वास्तव में देखा जाए कि इसने उत्तर में जो शासन किया वो कहां से कहां तक था? तो जम्मू कश्मीर से लेकर, और दक्षिण में कहां तक? कर्नाटक। दक्षिण में कर्नाटक हो गया, और कहा जाए पूर्व में आपका अगर देखा जाए तो बंगाल हो गया, और कहा जाए उत्तर पश्चिम अगर देखा जाए, उत्तर पश्चिम अगर देखा जाए तो ये उत्तर पश्चिम अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ईरान तक आ जाता है। इसका ईरान, अफगानिस्तान सब इसी के अंतर्गत आता है। एक इतने बड़े भूभाग पर पहली बार कोई एक राजा ने शासन किया था। ठीक, पहले क्या होता था? 16 महाजनपद टुकड़ों में बटा था, 16 महाजनपदों में बटा था, लेकिन ये सब हट के एक बड़े भूभाग पर शासन करने वाला पहला राजा कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। मित्रों, एक चीज याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी भविष्य में नहीं सोचा था कि एक दिन हम भी राजा बनेंगे और इतने बड़े भूभाग पर शासन करेंगे। इसके पीछे एक ऐसे पुरुष की कहा जाए भागीदारी थी जिसने एक पशुपालक के बच्चे को, यानी कि कितना बड़ा राजा बना दिया, एक प्रसिद्ध राजा जो इतिहास के पन्नों में उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। और कहा जाए इस चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि अगर देखा जाए इस चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नंद वंश था, यानी कि नंद वंश को समाप्त किया। और यही नंद वंश कौन था? जिसका शासक था घनानंद। इस घनानंद को मारने के बाद ही ये शासक बना। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कहा जाए कौटिल्य, याद रखना, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, इन तीन नामों से व्यक्ति ये जाने जाते हैं। और कहा जाए ये पुरोहित थे, राजपुरोहित थे, राजपुरोहित थे। और कहा जाए ये राजपुरोहित कहाँ के? तक्षशिला के, ये तक्षशिला के, यानी कि एक ऐसे महान पुरुष। और कहा जाए कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति। और इन्होंने जो है शासन किया, तो एक चीज जान लेना कि इनके शासन में, चंद्रगुप्त शासन मतलब शासन इनने क्या किया? इन्होंने तो तक्षशिला में शिक्षा का कार्य किया, और शिक्षा का कार्य जो किया वास्तव में बड़ा सराहनीय था। और यही कारण रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बार राजकीलम खेल खेल रहा था, और राजकीलम खेल खेलते हुए जब खेल रहा था तो इनकी नजर पड़ी, यहाँ पर एक राजकीलम खेल हो रहा था
और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो था एक अबोध बालक यहाँ बादशाह बनता था। ठीक है, तो यहाँ जब बादशाह बनता था तो चाणक्य चूंकि यहाँ से गुजर रहा था, गुजर कैसे रहा था कि घनानंद के दरबार में इसका अपमान होता है। और कहा जाए जब अपमान हुआ तब इसके बाद किसका अपमान हुआ था? चाणक्य का, यानी कि चाणक्य का अपमान हुआ था। ठीक है, और चाणक्य का अपमान क्यों किया था? क्योंकि ये एक शूद्र वंश था। कौन वंश था? शूद्र वंश था। और इसका मेन मकसद था कि चाणक्य का अपमान करना, और चाणक्य अगर कुछ बोले तो उनका वहीं क्या किया जाता, यानी कि मरवा के फिकवा दिया जाता। तो मित्रों ये इनकी चाल थी। और जब इनको निमंत्रण भेजा जाता है तो घनानंद के जस्ट बगल वाली जो सीट थी वहां कौन बैठा था? एक शूद्र को बैठाल दिया, एक सैनिक को बैठाल दिया। और जैसे चाणक्य एंट्री करता है वास्तव में देखकर सब हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और चाणक्य समझ गया कि जरूर यहाँ कोई एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होने वाला है। चाणक्य वहां से निकलता है और संकल्प लेता है कि जो आपने आज मुझे निमंत्रण देने के बाद मेरा अपमान किया है, इस अपमान का बदला मेरा ये होगा कि तुम्हारे वंश को तुम्हें बिल्कुल नष्ट कर देंगे। और इसी संकल्प के साथ वहां से निकलता है और सोचते हुए जा रहा है। और उसकी एकाएक नजर पड़ती है उस अबोध बालक पर, और वो बालक था चंद्रगुप्त। जब उससे पूछा कि तुम्हारा मालिक कौन है, तब उसने बताया कि मेरे मालिक का कुछ अता पता नहीं है। हाँ, जिनके यहाँ हम रहते हैं वहां आपको ले चलते हैं। वहां जब पहुंचता है चाणक्य तो बोले कि ये बालक मुझे चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य। तो बोले कि 1000 का सपड़ लगेगा। मित्रों उस समय के 1000 का सपड़ आज 1 करोड़ के बराबर। लेकिन जो महापुरोहित थे चाणक्य, उनने कहा ठीक है हम 1000 का सपड़ देंगे, लेकिन ये अबोध बालक मुझे चाहिए। और उस बालक को ले जाकर चाणक्य तक्षशिला ले गए। और तक्षशिला में ही, यानी कि मित्रों याद रखना कि तक्षशिला, ध्यान देना इस जगह, ये तक्षशिला सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय अगर देखा जाए तो यही तक्षशिला था। ठीक, यहाँ पर यानी कि सीएम की शिक्षा दीक्षा यहीं पर हुई थी। याद रखना कि सीएम की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? तक्षशिला में। और जब शिक्षा दीक्षा में वे पारंगत हो गए, और शिक्षा दीक्षा मतलब आज सारी शिक्षाएं, हर टाइप की शिक्षा दिलाने के बाद जब देखा कि बिल्कुल परफेक्ट है, तब उन्होंने अपनी एक बात रखी कि बेटा आज हम तुम्हारे गुरु भी हैं, तुम्हारे पिता भी हैं, और आज तुम्हें हम एक अपने जीवन की कहानी बताते हैं। वो कहानी यह है कि वास्तव में हर व्यक्ति स्वार्थ के लिए कार्य करता है। तो ये चाहे जान लेना कि आज मेरा स्वार्थ था या जो भी, लेकिन मेरा मकसद यही है कि उस व्यक्ति से मुझे बदला लेना है जिसने मेरा अपमान किया है। उसका नाम है घनानंद। और उसने मुझे अपने दरबार में बुलाकर जिस तरीके से अपमान किया है, मेरा मात्र मकसद है कि उस वंश को और उसे नष्ट करना। चाणक्य ये बात सुनते ही अपने गुरु से आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं मुझे बस आज्ञा दे दो, अभी हम आपके चरणों पर डाल देंगे उसको घसीट कर, और उसका वंश समाप्त कर देंगे। चाणक्य ने कहा ये गलती मत करो, क्योंकि जल्दबाजी में अगर ऐसे कदम उठाओगे तो हो सकता है कि आपको भी पराजय का मुंह देखना पड़े।
क्योंकि कभी भी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, सोच विचार के, क्योंकि वो भी राजा इतना दुर्बल राजा नहीं है। महापद्मानंद का बेटा घनानंद वो भी एक योग था। वास्तव में चाणक्य ने अपनी पूरी प्लानिंग के साथ जिस समय घनानंद के ऊपर अटैक करता है, घनानंद के ऊपर जब अटैक करता है तो चारों तरफ से, यानी कहा जाए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यहाँ पर भी पश्चिम में यहाँ पर सीएम को लगाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, और यहाँ पूरी सेना लगी होती है और खुद चाणक्य साथ में होते हैं। जैसे वो भागने का प्रयास करता है, वहीं चंद्रगुप्त मौर्य उसको पकड़कर गिरा देते हैं और बाल पकड़ के घसीटते हुए अपने गुरु के चरणों पर डाल देते हैं और ये कहा, गुरु ये मेरी पहली गुरु दक्षिणा है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था, जिसने आपका अपमान किया है उसको आपके चरणों पर डाल देंगे। और यही मित्रों करके भी दिखा दिया और उसको मारता है, पूरा राज्य पर अपना अधिकार कर लेता है और चंद्रगुप्त मौर्य एक बड़े भूभाग पर शासन करता है। और मित्रों इसको एक चीज और कई बार पूछा गया है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों ने इसे क्षत्रिय माना है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, ब्राह्मण ग्रंथ इसे शूद्र मानते हैं। और मुद्रा राक्षस में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मुद्रा राक्षस में इसे ब्रसल शब्द का प्रयोग हुआ है। रोमला थापर ने निम्नकुल और कहीं कहीं वैश्य शब्द का प्रयोग किया है। इस तरीके से, और यूनानी शासकों ने इसे एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस के नाम से संबोधित किया है। लेकिन मित्रों याद रखना कि इन नामों से एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस और फिलाडेल्फस जो नाम मिले हैं, इन सभी के नाम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से संबोधन किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने। क्या ये जो नाम है ये सारे नाम मेगास्थनीज के हैं और यही चीज आती है। तो ये चीज याद रखना, और ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना। और एक चीज और याद रखना कि 305 ईसा पूर्व में कई बार क्वेश्चन आया कि एक था सेलुकस जो था, ये यूनानी शासक था जिसे सेलुकस निकेटर कहा जाता। क्या कहा जाता? निकेटर। इसने चंद्रगुप्त के बीच युद्ध होता है, और कहा जाए ये चंद्रगुप्त के बीच जब युद्ध होता है तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको पराजित कर दिया। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया, और कहा जाए इसके बदले में, यानी कि सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह किया। क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह किया। और कहा जाए 4 प्रांत इसको दिए थे, 4 प्रांत इसको दहेज में दिए, और 500 हाथी इसने भी सेलुकस को दिए थे। और कहा जाए मेगास्थनीज को दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है मित्रों, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो उसी ने लिखी है। और कुछ चीजें आपको और बता दें, जरा देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि 323 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, अब यहां पर देखो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाया था। यहाँ पूरी इसकी वंशावली जान लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म अपनाया। उसका पुत्र यानी कि बिंदुसार, यानी कि इसका पुत्र जो था बिंदुसार, इसके लिए इसने अपना यानी कि राजपाट छोड़कर और कहाँ चला जाता है? स्वर्ण बेलगोला चला जाता है। स्वर्ण बेलगोला जाता है। स्वर्ण बेलगोला कहाँ है?
कर्नाटक में है। ठीक है, ये कर्नाटक जाता है और वहीं पर सल्लेखना पद्धति से प्राण त्याग देता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। और बिंदुसार जो बेटा था, इसने आजीवक संप्रदाय की, यानी कि आजीवक जो संप्रदाय था उसका ये पोषक था। इसके विषय में अभी हम चर्चा करेंगे, पूरा इसके विषय में बताएंगे। अशोक जो था बिंदुसार का बेटा, ये याद रखना कि ये बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और अशोक का एक पुत्र और था, पौत्र, जिसने कि कुणाल उसका नाम था, इसने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ठीक, देखो बौद्ध धर्म किसने किसने, अशोक ने, कुणाल ने और किसने, बृहद्रथ ने, इन तीनों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। संप्रति जो था यह भी जैन धर्म का पोषक था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और जो दशरथ था यह आजीवक संप्रदाय के, देखो आजीवक संप्रदाय कौन कौन था, बिंदुसार था और दशरथ था। ठीक, तो ये चीज याद रखना। और बृहद्रथ जो था यह बौद्ध धर्म का था पोषक। और इस किसने हत्या इसकी की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी यह भी, और ये इसका सेनापति था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। कई बार देखा गया है क्वेश्चन कैसा बना है, ये भी याद रखना कि पुष्पगुप्त जो था सीएम का, ये उपराज्यपाल था, सेनापति था। और कहा जाए यही पुष्पगुप्त ने, यानी कि अपने राजा चंद्रगुप्त से एक सलाह की कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है जो जल की, यानी कि एक ऐसा कार्य किया जाए जो कि जल व्यवस्था का लाभ हो यहाँ की जनता को। तब उसने एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया, तो पुष्यगुप्त ने किया। और सुदर्शन झील किसके शासनकाल में बनी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो मित्रों ये याद रखना। इसके बाद यहाँ पर याद रखना कि रुद्रदामन और अशोक, स्कंदगुप्त, इन लोगों ने भी इस सुदर्शन झील में कार्य किया। अब अशोक के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण जो हुआ था ये तुषाप था। कौन था, तुषाप। तो ये तुषाप ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, यानी कि और विस्तार बड़ा हो गया। रुद्रदामन जब जूनागढ़, याद रखना कि जूनागढ़ में जो गिरनार झील थी, यहाँ पर बांध जब टूट जाता है तो इसको अपने निजी राजकोष से इसको डबल करवा दिया था। और इसके बाद स्कंदगुप्त के समय, यानी कि चक्रपालित था। कौन था, चक्रपालित। तो चक्रपालित ने इस सुदर्शन झील पर कार्य किया। तो ये चीज याद रखना। और मित्रों ये हमने कई बार बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जरूर याद रखना कि कहाँ से कहाँ तक था। उत्तर में अगर पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में पूछा जाए तो कर्नाटक, और पूर्व में पूछा जाए तो बंगाल, और पश्चिम, उत्तर पश्चिम पूछा जाए तो ईरान तक, इतने बड़े भूभाग पर शासन करने वाला कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। तो वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य एक बड़े भूभाग पर शासन किया, और पहली बार इतने बड़े भूभाग पर शासन करने वाला ये चक्रवर्ती, मतलब कहा जाए कि चक्रवर्ती राजा हुआ। और वास्तव में चंद्रगुप्त का इतिहास के पन्नों पर जो नाम लिखा गया कि वास्तव में एक अबोध बालक जिसने कभी कल्पना नहीं की थी, और एक इतना महान शासक होगा जितना कि अभी तक कोई शासक ऐसा नहीं हुआ था। पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य ही था इतने बड़े भूभाग पर शासन करने वाला। और मित्रों ये चीज याद रखना कि ऐसा तभी संभव हो सकता है जब कोई को निश्चित है कोई अच्छा गुरु मिल जाए। तो गुरु के वजह से ऐसा ये संभव हुआ। तो ये चीज आप लोग याद रखना। और इसका बेटा जो आता है बिंदुसार, तो बिंदुसार के विषय में जरा आप लोगों को बताएं हम थोड़ा सा। बिंदुसार, तो देखो बिंदुसार जो था, तो बिंदुसार यानी कि 278 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, 278 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया।
और बिंदुसार जो था ये किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य का, मैंने बता दिया आपको पहले। और एक चीज याद कई बार पूछा गया है, याद रखना कि स्ट्रोबो ने ये कहा था कि चंद्रगुप्त के दरबार में एक सीरिया का जो शासक था एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस प्रथम कहाँ का शासक था? सीरिया का था। और कहा जाए इसके दरबार में डाइमेकस को भेजा था। और एक चीज याद रखना कि बिंदुसार का जो पीएम था, याद रखना पीएम, पहले तो कुछ समय तक चाणक्य रहे हैं, यानी कि चाणक्य, और चाणक्य बाद कौन आया? तो खल्लाटक आया था। खल्लाटक, खल्लाटक आए। और खल्लाटक के बाद राधा गुप्त। तो राधा गुप्त ये किसके समय आते हैं? ये अशोक के समय आते हैं, ठीक है। तो अशोक के समय राधा गुप्त आए थे। दो ये जो थे पीएम, यानी कि किसके समय? तो बिंदुसार के समय। अब देखो बिंदुसार के समय सीरिया का शासक जो था एंटियोकस प्रथम आया। एंटियोकस प्रथम आया नहीं, इसने भेजा था। और किसको भेजा? डाइमेकस को भेजा। और प्लिनी के अनुसार टालमी फिलाडेल्फस ये कहाँ का था? मिस्र का था। याद रखना ये शासक कहाँ का था? तो मिस्र का शासक था। तो ये मिस्र का जो शासक था, तो इसने अपना एक दूत भेजा, उसका नाम डायोनिसिस था। डायोनिसिस ये कहाँ का था? तो मिस्र के शासक का सेनापति की हैसियत से आया। और जो एथेनियस था, एथेनियस ने एक बात कही कि यूनानी शासक बिंदुसार के दरबार में जो भेजा गया था, उसने ये जानकारी दी है कि बिंदुसार ने उस यूनानी शासक से, यानी कि जो दूत था डाइमेकस, डाइमेकस से 3 चीजों की मांग की। उसने अपने राजा एंटियोकस को बताया था कि कौन कौन सी? मदिरा, तो याद रखना मदिरा, अंजीर, और सूखी अंजीर हो गई। और इसके बाद दार्शनिक, यानी कि दार्शनिक। तो मित्रों याद रखना दार्शनिक। अब ये चीज याद रखना कि दार्शनिक क्योंकि मना कर दिया और 2 चीजें भेज दी, यानी कि कहा जाए एंटियोकस ने ये कहा कि मेरे यहाँ दार्शनिक आयात निर्यात नहीं किए जाते हैं, दार्शनिक मेरे यहाँ नहीं बेचे जाते, भेजे जाते हैं, यानी कि दार्शनिक हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ आपको 2 चीजें हम भिजवा रहे हैं, मदिरा और सूखी अंजीर हम भिजवा रहे हैं, लेकिन दार्शनिक हम लोग नहीं दे पाएंगे। इसके बाद दोनों के बीच मित्रता होती है, तो ये चीज याद रखना। और एक चीज और याद रखना कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ ये दिव्यादान में मिलता है। किस में मिलता है? तो दिव्यादान में मिला। दिव्यादान में ये उल्लेख मिला कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ। और कहा जाए ये जो विद्रोह हुआ था, पहले अशोक फिर सुसीम, पहले सुसीम फिर अशोक, ये मिलता है, ठीक है। सुसीम और इसके बाद अशोक गया। अशोक ने तक्षशिला का विद्रोह का दमन किया था। मित्रों याद रखना कि अशोक जो था वास्तव में पहले तो ये शैव धर्म का था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो ये चीज याद रखना, जब शैव था तब बहुत कट्टर था, लेकिन जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, कलिंग युद्ध जो हुआ था राजअभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग युद्ध लड़ता है, तो इसके बाद अशोक की जो अंतरात्मा थी काफी झकझोरी। और क्योंकि 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए। इसके बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि अब जो है अपने लाभ के लिए हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो कि कलिंग युद्ध जैसा हो, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। तो बिंदुसार से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। सीरिया का शासक एंटियोकस ने डाइमेकस को भेजा, और प्लिनी के अनुसार यानी कि मिस्र का शासक टालमी फिलाडेल्फस ने डायोनिसिस को भेजा था। और ये जानकारी कि दोनों सीरिया के शासक और बिंदुसार के बीच मित्रता होती है, ये जानकारी कौन देता है?
एथिनियस देता है। क्यों? चूंकि उसने जो 3 चीजें मांगी 2 चीजें भेज दी जाती हैं, दार्शनिक नहीं भेजा जाता है। तो ये चीज, और तक्षशिला में विद्रोह, यह भी याद रखना। और ये चीज याद रखना कि ये आजीवक संप्रदाय का पोषक था। यूनानी लेखक इसे अमित्रोचेटस या अमित्रघात के नाम से जानते हैं। तो ये चीज भी याद रखना, पूछा जा सकता है मित्रों। और इसके बाद हम लोग अशोक पढ़ाएंगे, जहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का अशोक होगा, बस अभी 10 मिनट बाद।